एक गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। शारदा अपने गांव और वहां के रहने वाले लोगों को बहुत पसंद करती थी, इसीलिए उन सभी के साथ वो बहुत प्यार से पेश आती थी। उसका बेटा रमेश शहर में पढ़ाई लिखाई करता था। कभी कभी अपने माँ से मिलने के लिए वो गांव आता था। अगले 1 महीने में उसके बेटे की पढ़ाई खत्म होने जा रही थी। वो सोची थी जैसे ही वो घर लौटेगा, पूरी खेत की जिम्मेदारी उसके हाथों वो सौंप देगी। तभी एक दिन रमेश घर आता है। माँ, कैसी हो माँ? मैं अच्छी हूँ। तुम कैसे हो बेटा? सफर कैसा रहा? अच्छा था माँ। माँ, मैं तुमसे बात करना चाह रहा था। बहुत दिनों से मैं चाह रहा था तुमसे इस बारे में कहूँ। हाँ, ये सब हम बाद में भी कर सकते। पहले जाओ नहा लो, फिर खाना खाएंगे। खाते खाते हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है माँ। इतना कहकर रमेश नहा के खाना खाने आता है। शारदा अपने बेटे को खाना खिलाने बैठती है। जब उसकी माँ खाना परोसी रही थी तभी उसका फोन बजता है। फोन पर बात करते करते रमेश जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देता है। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो अभी? माँ, मैं जल्दी लौटूंगा, तुम चिंता मत करो। लौटने के बाद तुम्हें सारी बात बताऊंगा। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। फिर 2 दिनों के बाद रमेश घर लौट आता है। घर लौटने के वक्त रमेश एक अनामिका नाम की लड़की को साथ ले आता है। अपने बेटे के साथ एक अनजान लड़की को ऐसे देखकर शारदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे रमेश, ये लड़की कौन है? माँ, इस लड़की का नाम अनामिका है। हम एक साथ पढ़ते थे, एक दूसरे से हम प्यार भी करते हैं, पर इसके घर वालों ने हमारे प्यार को माना नहीं। क्योंकि हमारी जाति छोटी है, इसीलिए इसके पिताजी कहीं और शादी करवा रहे थे। इसीलिए हम शादी कर लिया। माँ, हमें आशीर्वाद दो। रमेश अपने माँ के पैरों पे गिर गया, पर अनामिका सासू माँ के पैरों पे नहीं गिरी। अनामिका के पहनाव देखकर शारदा थोड़ी परेशान हुई। उसका पहनावा ठीक नहीं लग रहा था। गांव में लोग साड़ी पहना करते हैं, अनामिका वैसी नहीं है। ये सोचकर शारदा थोड़ी चिंतित हो जाती है। फिर दोनों को आशीर्वाद देके घर के अंदर ले आती है। अरे बेटा, इस बारे में मुझे एक शब्द पहले कही होती तो मैं तुम्हारे लिए शादी का हॉल का बंदोबस्त करती, पूरे गांव को निमंत्रण देती और धूमधाम से शादी करवाती। क्या करता माँ, जब तक मैं आपको बताने ही वाला था तब तक मुझे फोन आता है और हड़बड़ी में मुझे जाना पड़ गया। ठीक है, बहू का ख्याल रखो और उसे कमरे में ले जाओ। शारदा के कहे मुताबिक रमेश अनामिका को अपने कमरे में ले जाता है। अनामिका जैसे ही कमरे में जाती है, वहाँ अपने पति से लड़ने लगती है। ये क्या रमेश, हम यहाँ नहीं रह सकते। हमारा लक्ष्य और ही कुछ है। हम यहाँ रह के हासिल नहीं कर सकते। वो बात नहीं है अनामिका, मैं माँ को सब कुछ समझाऊंगा। तुम टेंशन मत लो। माँ को समझा के मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। 2-3 दिन की ही बात है, ठीक है ना? जो करना जल्दी करो, मैं यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं रह सकती हूँ। मुझे गोबर का गंध बिल्कुल पसंद नहीं। लकड़ी में खाना पकेगा तो उसके गंध से मुझे उल्टी आ जाएगी। अनामिका, माँ सुनेगी तो बुरा लगेगा। 1-2 दिन तुम चुप रहो, कुछ मत कहो। उसके बाद मैं माँ को मना के सब सेट कर लूंगा। अगर तुम 2 दिनों के अंदर मुझे शहर नहीं ले गए तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहने वाली। मैं चली जाऊंगी, उसके बाद तुम समझते रहना। अनामिका की ऐसी बातें सुन के रमेश दुखी हो जाता है। वो अपनी माँ से कहने के लिए कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि कमरे के बाहर शारदा खड़ी है। शारदा को देखकर रमेश घबरा जाता है। माँ, मतलब कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गई हूँ। बच्चे बड़े होके बुजुर्गों का साथ दे तो उन्हें दुख नहीं होता है, पर तुम तो अलग होने की बात कर रहे हो। मैंने सोचा था तुम खेत की जिम्मेदारी लोगे और खुशी खुशी रहोगे, पर पता नहीं था तुम छोड़ के चले जाओगे। सोचा था एक संस्कारी बहू आएगी, पर सोचा नहीं था ऐसे वेशभूषा वाली जो बड़ों का सम्मान ही ना करती हो, ऐसी लड़की आएगी। तुमने मेरी सारी आशाओं को तोड़ दिया, मेरे सारे सपने बिखर गए। माँ, दुखी मत हो। तुम दुखी होती हो तो मुझे बुरा लगता है। तुम चुप रहो, 2 दिन यहाँ रहो, उसके बाद अपना रास्ता नापो। इतना कहकर शारदा चले जाती है। माँ उदास थी, इसीलिए रमेश बहुत रोता है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। शहर की बहू गांव की सासू माँ का खाना नहीं खा पाती थी। चूल्हे के धुआं से उसे परेशानी होती थी। मिनरल वाटर ना होने की वजह से नखरे कर रही थी। यही सारी चीजों की वजह से अनामिका शहर जाना चाहती थी। तभी घर के बाहर के बगीचे में एक सांप अनामिका को डस लेता है। उस गांव में एम्बुलेंस ना होने की वजह से उस गांव के लोगों ने
लकड़ी के बनाए हुए पालकी में बैठा के अनामिका को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर रविंद्र थे। रविंद्र अनामिका के चाचा थे। अनामिका को देखकर वो बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। वो इलाज करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उसे कोई नुकसान ना हो। अस्पताल में इस तरह रविंद्र को देखकर अनामिका बहुत आश्चर्य होती है। देखो बेटा अनामिका, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी भी लव मैरिज है, लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली हो। पूरे गांव में शारदा बहुत अच्छी इंसान है और उसकी बहू हो तुम। जब मैं यहाँ नया नया आया था, उसने मुझे आश्रय देके मुझे बचाया। जैसे अपने पिता के साथ बड़ी हुई हो, वैसे उनके साथ तालमेल बैठाने में समय लगेगा, लेकिन उन्हें चोट मत पहुँचाना। तुम अब आराम से घर जा सकती हो। अनामिका, घर जाएंगे या शहर जाएंगे बताओ? घर जाना है रमेश। अनामिका में ऐसी परिवर्तन देखकर रमेश अपनी पत्नी को घर ले जाता है। घर जाके शारदा के पैरों पे पड़ के अनामिका माफी मांगने लगती है। बहू में ये बदलाव देखकर शारदा बहुत खुश होती है। देखो बेटा, गांव में हरे भरे पेड़ ही नहीं, दिल भी हरे भरे होते हैं। यहाँ लोग मिट्टी की नहीं, इंसानों की भी पूजा करते हैं। अगर किसी एक को परेशानी हुई तो पूरा गांव आंसू बहाता है। यहाँ रहना वरदान है। इस मौके को पाकर तुम्हें खुश होना चाहिए। हर पल का एहसास करो और जिंदगी का आनंद लो, ठीक है ना? ठीक है सासू माँ, मैं शहर नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। आप मुझे खाना पकाना सिखाएंगी माँ? अनामिका के ऐसे सवाल सुन के शारदा रमेश हंसने लगते हैं। तब से वो परिवार खुशी खुशी एक साथ मिलजुल के अपना जीवन बिताने लगे। शहर की बहू शारदा के कहे मुताबिक बिल्कुल गांव की बहू बन गई। अनामिका को भी गांव का वातावरण सुहाना लगने लगता है। ये देखकर शारदा बहुत खुश होती है। एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश की माँ का नाम शारदा और पत्नी का नाम अनामिका। रमेश खेतीबाड़ी करके अपने परिवार को चलाता था। रमेश की खेतीबाड़ी में शारदा और अनामिका उसे मदद किया करती थी। तभी एक दिन रमेश कहता है, अनामिका, बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए छाछ ले आना जरा। 1 मिनट रुकिए जी, मैं अभी लाती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ धूप में मत निकला करो, पर तुम धूप में ही जाके काम करते हो। अब देखो तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई है ना? माँ, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। माँ, हे भगवान, इसे कुछ हो ना जाए। अनामिका, जल्दी छाछ लेकर आओ। हाँ, ये लीजिए, जल्दी से पी लीजिए। इतना कहकर अनामिका उसे छाछ देती है। छाछ पीने के बाद उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। ये परिस्थिति देखते हुए शारदा और अनामिका रमेश को जल्दी से अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में परीक्षा करने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं, देखिए, इन्हें लू लग गई है। गर्मी होने के कारण बहुत धूप में काम काज किया होगा, इसीलिए कमजोर हो गए हैं। घर पे रहने दीजिए, देखभाल कीजिए अच्छी तरह से। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, उन्हें आप अच्छे से खिलाते रहें। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें। ये कहकर अनामिका और शारदा उसे घर ले आती है। घर आने के बाद भी रमेश अपने खेतों के बारे में ही सोचता रहता है। माँ, मुझे तुरंत खेत जाना होगा। इस बार तरबूज की अच्छी फसल हुई है। अगर हम उन्हें काट कर बेचते हैं तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। और इस समय मेरी तबीयत खराब है। 1 हफ्ते में फसल तैयार हो जाएगी। अगर हम फसल नहीं देखेंगे तो पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा। अरे बेटा, अभी ये सब मत सोचो। कुछ दिनों के लिए तुम बस आराम करो, मेरी बात मानो, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा है तुम्हें विश्राम करने को। अजी, आप फसल की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं खेत जाकर देख लूंगी। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं खेतों में जाऊंगी और देखभाल कर लूंगी। ठीक है अनामिका, देख लेना। उस रात रमेश को अच्छे से दवा देकर सुला दिया। अनामिका ने बच्चे की तरह रमेश की देखभाल की। अगले सुबह रमेश थोड़ा ठीक हुआ और वो खेत जाने के लिए तैयार हो गया। हाँ जी, आप अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं ठीक हूँ अनामिका। 2 दिनों से मैं खेत नहीं गया। मुझे समझ नहीं आ रहा वहाँ क्या हो रहा है। लोग वहाँ पे बहुत घूमते हैं। बस डर है कि कोई फसल काट के ना ले जाए हमारा। अफो, आप ये सब लेके मत चिंता कीजिए, मैं जाके खेत से घूम आऊंगी। आप घर पे रह के विश्राम कीजिए। तुम फसल को लेके इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अगर वो चली भी जाती है तो हम फिर से उगाएंगे। तुम बस घर पे रहो और मेरी बात सुनो, आराम करो। देखो माँ,
इतने दिनों से मैंने उस खेत में बहुत काम किया है। अगर उस फसल को बेचेंगे तो बहुत पैसे कमाएंगे, अच्छा मुनाफा भी होगा हमें, हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। उन फसलों से मुझे बहुत उम्मीदें हैं माँ। अजी सुनते हैं, मैं जा रही हूँ, आप घर पे रहकर आराम कीजिए, दवा ले लीजिएगा और सो जाइएगा। ठीक है अनामिका, बाढ़ को थोड़ा हिलाना पड़ सकता है, धीरे धीरे कर लेना। ठीक है बाबा, मैं जाके देख लूंगी क्या करना है, आप आराम कीजिए घर पे। ऐसा कहकर अपने पति को अनामिका खेत के लिए चली जाती है। जैसे ही वो खेत पहुंचती है, वो खेत की परिस्थिति देखकर आश्चर्य हो जाती है। उनके खेतों में तरबूज नहीं थे, सारे तरबूज काटकर कोई पहले ले गया। ये देखकर अनामिका बहुत परेशान हो जाती है। हाय भगवान, अब क्या करें? मेरे पति को इस खेत से बहुत उम्मीदें थी, 2 दिन क्या वो नहीं आए, किसी ने सारा फसल काट लिया। मेरी किस्मत, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अनामिका फिर भी जाके मैदान की तलाशी लेती है। उसे एक भी तरबूज नहीं मिलता है, पूरा मैदान खाली था। बारीकी से जांच करने पे उसे एक छोटा सा तरबूज दिखाई दिया। उस तरबूज को देखकर अनामिका थोड़ी खुश हुई। उस तरबूज को काट के अनामिका साथ में घर ले जाने लगती है। रास्ते में उसके मन में कई तरह की बातें घूमती है। क्या हमसे कोई जलता है, या फिर चोर आके सारे तरबूज काट के लेकर गए? उनको इन फसलों से बहुत आशाएं थी। हाल ही में बीमार होके वो अस्पताल में भर्ती हुए, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी अगर उन्हें ये सारी बातें पता चल गई। समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं? अनामिका जैसे ही अपना घर जाती है, उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। वो चाह रही थी कि अपनी सारी दिल की बातें वो अपने पति से जाकर बताए, पर बताए भी तो वो कैसे बताए? हे ईश्वर, आप मेरे स्वामी को इतने कष्ट क्यों दे रहे हैं? हमने क्या गलती की है? हमारे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। ऐसा कहकर अनामिका जोर जोर से रोने लगती है। तब तक उसने अपने सामने एक रोशनी देखी। वो रोशनी उसके हाथ के उस तरबूज के पास जाती है। फिर घर आके अनामिका अपने कमरे में चली जाती है। वो जाके रमेश को सारी बातें बताती है। रमेश बहुत परेशान हो जाता है। ये देखकर शारदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने खेत के बारे में सोच के किसी ने खाना तक नहीं खाया, ऐसा कि रात को भी खाना नहीं बना। अरे बेटा, ऐसे परेशान होगे तो कैसे चलेगा? तुम हमारे घर की रोशनी हो, दुखी मत हो बेटा। हाँ जी, आप इस तरह से दुखी मत होइए। अनामिका, उसके लिए खाना ले आओ। खाना खा के उसे दवाइयाँ लेनी होगी, तभी तो ठीक होगा। ठीक है सासू माँ, अभी ले आती हूँ। ये कहकर अनामिका किचन में जाती है। घर पे कुछ भी नहीं बना था। ये देखकर वो दुखी हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि वो एक तरबूज ले आई थी। वो सोचती है वो तरबूज काट के वो अपने पति और सासू माँ को देगी। जैसे वो तरबूज काटने जाती है, देखती है कि उसके अंदर सोना भरा हुआ है। ये देखकर रमेश और शारदा बहुत आश्चर्य होते हैं। अनामिका हैरान रह जाती है। अच्छी सासू माँ, देखा आप लोगों ने, ईश्वर ने हमारी परेशानी सुन ली, वो हमें रास्ता दिखाए हैं। वो जाके तरबूज से सोना निकालते हैं। सोना उस तरबूज के अंदर से निकलते ही जाता है। तभी उन्हें लगता है ये कोई मायावी तरबूज है। अब हमारी सारी समस्या दूर हो गई रमेश, अब हम करोड़पति हो गए। हाँ माँ, ये देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ माँ। फिर वो उस तरबूज से सोना निकालते हैं और उस सोने को बाजार में ले जाके बहुत पैसे कमाते हैं और बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।